तो यस गाइस, ये है हमारी पहली वीडियो जो हमने उसमें बोला है ना इंडेक्स डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा एफआर का पूरा इंडेक्स विद डिटेल, लाइक हर चैप्टर के अंदर घुस घुस के हमने पूरा टॉपिक्स वाइज डिस्कस किया कि इस चैप्टर में क्या टॉपिक्स हैं एंड आपको कहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। बिकॉज आईसीआई कुछ भी डाल सकता है आईबीएस में, ठीक है। तो आपको पूरा तैयार रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं एफआर से, ठीक है। तो लेट्स गो गाइस। तो पहला चैप्टर है हमारा, ये देखिए बीओएस पोर्टल के हिसाब से जैसे हम देख रहे हैं, पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंडिया, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं फटाफट, थोड़ा क्विकली रखेंगे बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं करवाना मुझे आपका, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कुछ काम का नहीं है, यहाँ पे काम का है कि इंडियन सिनेरियो क्या था इंडेक्स आने से पहले, ठीक है। तो इसमें इन्होंने मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऐसा आता है ना कि कहाँ कहाँ पे क्या एप्लीकेबिलिटी थी, जैसे आई से यहाँ पे एमसीक्यू डाल सकता है कि कहाँ पे क्या एप्लीकेबिलिटी थी, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आना है। तो आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर यहाँ पे आके ढूंढ लेना है, ठीक है। तो ये सारा इस टॉपिक के अंदर ये बताया इन्होंने कि क्या एप्लीकेबिलिटी थी इंडेक्स आने के पहले। यहाँ पे लिमिटेशंस दी हैं, ये बहुत कम चांस आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके फ्री के मार्क्स हैं। एंड इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें आईएएस वगैरह की बात की होगी, ठीक है इन्होंने। और इंडिया की जहाँ से मतलब इंडिया इंट्रोड्यूस हुए तो उसमें उसके बारे में लिखा होगा, मतलब हिस्ट्री के बारे में लिखा है इंडिया की, ठीक है बेसिकली। तो अगर आपको ऐसा कोई एमसीक्यू दिखता है जिसमें आईसीआई ये चीज़ टेस्ट कर रहा है, तो चैप्टर 1 आपको पता है कहाँ उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाना आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा काम क्या किया है, काम क्या है, नीड फॉर ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो इसमें वही इंडिया की बात की है इन्होंने, फुल थ्योरी बात है, फुल मतलब हिस्ट्री बात है, हिस्ट्री की बात की हुई है इंडिया की। फिर बेनिफिट्स क्या है, सब उन्होंने बस फालतू की ज्ञान दिया हुआ, ठीक है। फिर इन्होंने दिया है कन्वर्जेंस वर्सेस अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस। मतलब आईएफआरएस में एक होता है कन्वर्जन, एक होती है अडॉप्शन, ठीक है। तो अडॉप्शन शायद होती होगी डायरेक्टली जो कर लिया, कन्वर्जेंस मतलब उसको कुछ चेंज करके किया, ठीक है। तो ये आपको मतलब क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि आपको टॉपिक का ओवरव्यू मिल जाए, आपको पता हो कि कहाँ पे क्या टॉपिक है, ठीक है। बिकॉज आई डोंट वांट मिस, लाइक क्या पता इसे यहाँ से पूछ ले, भाई ऐसे की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ इंडियस दिया है, ठीक है। मतलब कैसे इंडियस बने, पूरा प्रोसेस बताया इन्होंने। ये प्रोसेस पूछ सकती है ऐसे, भाई कुछ भी पूछ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है थ्योरी क्वेश्चन इसमें बन सकता है अगर ऐसे का दिमाग खराब हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कुछ भी बन सकता है। तो बस चुपचाप आप कवर करते रहोगे, ठीक है। फिर ट्रांजिशन फ्रॉम एएस टू इंडियस, ठीक है, कैसे ट्रांसफर हुए, ठीक है। बस ये इसमें एग्जांपल दिए इन्होंने, मतलब आईएफआरएस की एग्जांपल दिए। फिर है अबाउट इंडियस के बारे में बताया, कौन कौन से इंडियस हैं, ये हम सारे देखेंगे भी फटाफट, तभी मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ, ठीक है। फिर है क्या इंडियस की नंबरिंग कैसे हुई है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने का चांस तो बहुत कम है, बट आपको पता चल गया ना अगर क्वेश्चन आया तो कहाँ पे आके आपको ढूंढना है, ठीक है। बस सिंपल ये है लॉजिक। हाउ इंडियस हैव बीन स्ट्रक्चर पूरा बताया इन्होंने, कैसे कैसे इंडियस बने हैं, ठीक है। उसके बाद है रोड मैप बताइए, रोड मैप पे क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ये आता रहा है, एफआर के पेपर के अंदर भी आया था, ठीक है। तो बस यहाँ से पढ़ना आपको ये आगे, ठीक है गाइस। उसके बाद है हमारा इन्होंने लिस्टेड एंटिटीज का बताया और दूसरा इन्होंने बाद में अनलिस्टेड का बताया और बैंकिंग एनबीएफसी का बताया होगा। तो आपको ये पता अगर करना हुआ ना क्वेश्चन, अगर एमसीक्यू आया कि इस एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबिलिटी कब से होगी इंडिया की, तो चैप्टर 1 के अंदर आपको आना है, पता चल गया आपको अब, ठीक है। अगर पहले नहीं पता था, ठीक है। बिकॉज ये वीडियो उनके लिए है, मतलब मेनली बना रहा हूँ जिनको ग्रुप 1 का कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज उनको यार नहीं पता चैप्टर में कहाँ कहाँ से है, बहुत ग्रुप वालों से को आइडिया होता है कि भाई कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया होगा, तो वो फटाफट प्लॉट कर लेंगे। बट जिनका एक ग्रुप है ना उनको दिक्कत होगी, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया बस, इसमें इन्होंने बताया कि मेट्रोज ऑन ट्रांजिशन क्या क्या ध्यान रखा है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है क्या नेटवर्क की कैलकुलेशन बताइए शायद इन्होंने, ठीक है। ये भी जैसे कंपनी एक्ट में होती है जैसी वैसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है जैसे एज पर रोड मैप विच फेज, मतलब उन्होंने बताया कि कौन से फेज में आएगी, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस बुक लेके जा रहे हैं तो फायदा तो है ही हमारे पास, हमें पता है सब कुछ, बस पता होना चाहिए चैप्टर में कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा है, तो फटाफट हम इजीली प्लॉट करेंगे। तो आपको अगर बुक साथ में है तो बुक में फटाफट एक बार ऊपर चैप्टर के स्टार्टिंग में भी कहीं आईसीआई का जो इंडेक्स होता है ना, वहीं पे जैसे आईसीआई का इंडेक्स है, ये बुक के अंदर भी ऐसे इनिशियल पेजेस दिए होते हैं ना, ये वाले आपको खोल के दिखाता हूँ ये, एक मिनट। हाँ, इनिशियल पेजेस के अंदर आपको ये दिए हैं बुक के अंदर ही, आपके अगर आईसीआई मटेरियल ही लेके जाओ आप, मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। उस वीडियो में भी मैंने बोला है, यहाँ भी बोल रहा हूँ, आईसीआई का इंडेक्स ही लेके जाइए आप, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे लिख लेना है कि कौन से चैप्टर में क्या क्या है, मतलब आपको जैसे ये छोटे छोटे चैप्टर है ना, जैसे ये पहला चैप्टर हो गया, दूसरा हो गया, बाकी चलो इंडेक्स ही है, आपको वहाँ तो पता चल जाएगा कि नाम से पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से इंडिया से रिलेट करता है। बट जैसे ये छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, ये थ्योरेटिकल टाइप, यहाँ पे आप थोड़ा ऐसे मार्किंग करके लिख लो पेंसिल से, पेन से, कि कौन कौन से टॉपिक्स अंदर आएंगे, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि वो क्वेश्चन आ सकते हैं, वहाँ पे लिख लो बस, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर 1 के अंदर क्वेश्चन दिए इन्होंने, इलस्ट्रेशन दिए हैं। उसके बाद क्या है हमारा, बस इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं बस एप्लीकेबिलिटी के ऊपर ही सारे, ठीक है। नेटवर्क के ऊपर है, नेटवर्क कैसे निकलेगी तो उसके ऊपर क्वेश्चन है। फिर एनबीएफसी की इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी है, वो भी यहाँ पे आएगी, ठीक है। फेज 1 फेज 2 यहाँ पे भी नेटवर्क कैलकुलेशन अलग से दे रखी है, तो मतलब क्वेश्चन बन सकता है ऐसे ही, लाइक कैन प्ले हेयर, ठीक है। तो इंडेक्स फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इनके ऊपर भी लगा नहीं है, ठीक है। इंडेक्स नॉट एप्लीकेबल, ये आपको ध्यान, ये सिंपल ये बैंकिंग इंश्योरेंस पे अभी इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड्स के ऊपर इन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद इंडियस रेलिवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, ठीक है। इन्होंने सेक्शंस वगैरह का रेफरेंस दिया जो भी इन्होंने यूज किया, ठीक है। इससे भी रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस जो भी यूज हुई है, फिर फॉर्मेट दिया इन्होंने डिवीजन टू जो भी एप्लीकेबिलिटी है उसका फॉर्मेट दिया पूरा, ठीक है। फिर गाइडेंस नोट दिया इन्होंने डिवीजन 2 के बारे में। बस यहाँ पे हमारा हमारा चैप्टर खत्म, पहला वन, ठीक है। अब चलते हैं हम चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 पे हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो एक बार मैं वीडियो पॉज भी कर लेता हूँ यहीं पे, ठीक है। यस गाइस, तो चैप्टर 2 में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में बताया इन्होंने, मतलब
तो इसके अंदर भी देखते हैं क्या टॉपिक्स हैं। तो सीधा टॉपिक्स बुक से पढ़ते हैं, सीधा आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन बताइए इन्होंने, कोई काम की नहीं है, छोड़ दो इसको, ठीक है। इन्होंने बताया कि क्या काम करते हैं, कुछ काम का नहीं है ये, इतना इतना पप्पू क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा इसे, ठीक है। फिर इसके बारे में उन्होंने ऑब्जेक्टिव ऑफ जीपीएफएस बताया, ठीक है, जो हम ऑडिट में पढ़ते हैं ना, एसपीएफएस और जीपीएफएस, ठीक है। मतलब उसमें होता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेशल पर्पस, ठीक है। तो इनका बस इन्होंने यार थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ से चांस कम है, बट फिर भी आपको पता चल गया ना, अगर जनरल पर्पस के बारे में कुछ भी पूछा है तो यहाँ से लिखना है आपको यहाँ पे आकर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय, मतलब क्या इन जनरल पर्पस के हिसाब से जो रिपोर्ट्स बनती है वहाँ से क्या फायदा होता है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड चेंज, ठीक है। फिर चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम, सब वो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरी। यहाँ से बहुत कम चांस है ऐसे ही खेलेगा, बट फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, सब किसी चीज़ का। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद है सब इन्होंने थ्योरी टॉपिक है, थ्योरी टॉपिक। फिर है फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, ये भी सब फालतू ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया है ना भाई, इतना तो ऑडिट में भी नहीं दे रखा, ठीक है। फिर है ये भी थ्योरी टॉपिक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ना तो कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ओवरव्यू लेना है ये वीडियो देख के, बस आपको पता चल गया ना चैप्टर में ये चीज़ है, मतलब फालतू है। अगर लग रहा है कुछ क्वेश्चन फालतू सा है तो इसके चैप्टर में आके ढूंढ लेना, मतलब इंडेक्स से आपको पता चल जाएगा कि यार टॉपिक उसमें फॉलो हो रहा है, तो जिसके लिए क्वेश्चन पूछा है आईबीएस में, तो यहाँ पे आ जाओगे आप, ठीक है, चुपचाप। अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बाकी चैप्टर्स में ढूंढोगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यूनिट 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटी। ये भी थोड़ा मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी के बारे में शायद क्वेश्चन पूछ लें, अगर एमसीक्यू में उनका मन किया, रिपोर्टिंग पीरियड के बारे में पूछ सकते हैं। फिर है पर्सपेक्टिव एडॉप्शन या कोई गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बारे में पूछ लें, चांस तो कम है बिकॉज ये इंटर लेवल की थ्योरी है, ठीक है। फिर देखो रिपोर्टिंग एंटिटी के बारे में इन्होंने बताया थोड़ा सा, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके ऊपर पूरा इंडेक्स ही है, इसमें तो कहीं पूछेंगे, वो तो डायरेक्टली 110 से पूछेंगे ना, वो भी देखेंगे हम फटाफट। फिर एलिमेंट्स बताया इन्होंने, फिर उन्होंने लिंक बताया इन्फॉर्मेशन इन जीपीएफएस एज पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ काम का नहीं है, ठीक है। आप उसको बस देख लो, एसेट की डेफिनेशन, राइट्स, ऑब्लिगेशन, ठीक है। बस कुछ नहीं है आगे, मैं फटाफट अभी मैं क्विकली जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है हमें। फिर कुछ नहीं है, थ्योरी 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 कैपिटल के बारे में बताया इन्होंने, कंट्रोल के बारे में बताया, सॉरी। फिर लायबिलिटी की डेफिनेशन बताई है, सब इंटर लेवल की थ्योरी है, ठीक है। बट हमें बेसिक आइडिया तो है ही है ना हमें, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया, फिर इक्विटी हो गया, इनकम एक्सपेंस हो गया, ठीक है। एक चीज थ्योरी तो मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ, इतना तो हमने खुद नहीं पढ़ा था, ठीक है। रिकॉग्निशन एंड डी-रिकॉग्निशन के बारे में बताया, तो आपको ये तो मतलब ये उन्होंने बेसिक आइडिया दिया, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तभी इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है, उसके बाद फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ये ऊपर भी आया था, फिर यहाँ पे आ गया डी रिकॉग्निशन के बारे में बताया, ठीक है। तो कुछ काम का नहीं, बिकॉज इंडेक्स स्पेसिफिक क्वेश्चन इन पे आएंगे, वो अलग से देखेंगे हम, ठीक है। मेजरमेंट के बारे में है, ठीक है, कुछ नहीं काम का इसमें, ये क्या था ऊपर टॉपिक, हाँ एग्जैक्ट वैल्यू करंट वैल्यू, कुछ काम का नहीं है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय, ठीक है, कुछ नहीं काम का ये भी, मतलब यहाँ से नहीं क्वेश्चन बन सकता यार, बिकॉज ये बेसिक आइडिया है सब चीज़ का, ठीक है। लाइबिलिटीज़ के बारे में पी एंड एल, ठीक है, सब छोड़ दो, ये काम का कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, इस पर तभी मैं फटाफट भाग रहा हूँ। आगे चलते हैं, आगे क्या काम का है देखते हैं। फेथफुल, वही थ्योरी आ गई सारी, थ्योरी थ्योरी चल रही है, एग्जांपल नहीं कुछ। डी रिकॉग्निशन वर्सेस फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि वो मतलब रिप्रेजेंटेशन के बारे में जैसे लिखा है ना उन्होंने, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आल्सो इवैल्यूएट दिस ट्रांजैक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क चैप्टर का नाम ही है, तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए भाई, इस चैप्टर से क्वेश्चन है तो फटाफट ढूंढो। तो आपको बस इतना मतलब थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है भाई, कि बिकॉज आप वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको दिमाग में रहेगी, बिकॉज एक दिन पे गैप है, एक दिन में क्या ही भूल जाओगे आप, ठीक है। तो वीडियो देख रहे हो तो आपको कोशिश करूंगा आपको याद रहेगा, ऐसे बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो एग्जांपल दिए इन्होंने बस आगे, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पूछा ना एग्जांपल के अंदर, वही लिखा है इन्होंने कि डिस्कस द व्यूज ऑफ द डायरेक्टर्स एज रिगार्ड द यूज ऑफ फेयर वैल्यू इन इंडियस एंड फैक्ट दैट इंडियस डू नॉट रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ एन एंटिटी, मेकिंग स्पेशल रेफरेंस टू रेलेवेंट इंडियस एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। बस आपको लग रहा है ना कि कुछ इंडियस के स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एंड लग रहा है आपको कुछ मतलब बेस की बात हो रही है, मतलब कुछ मतलब हमें एक तरह से कुछ प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं लग रहा, ठीक है, थ्योरी थ्योरी लग रही है, तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वाले चैप्टर में आकर ढूंढ लो, बिकॉज इन्होंने लिखा भी आगे अंडर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, बट ऐसे ही इसको कट कर सकता है, इस वर्ड को सिर्फ ऊपर वाली चीज लिख के दे देगा और बोलेगा आंसर बताओ। तो आपको यहाँ पे आ जाना है कि मतलब जब भी इंडियस की बेसिक्स बात हुई है ना, बेसिक्स इस चैप्टर में, बिकॉज देखो 72 पेजेस का चैप्टर है, छोटा तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फैक्टर स्पेसिफिक टू इनिशियल मेजरमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी, ये भी इन्होंने मतलब बेसिक दिया, बिकॉज ये इंडियस के अंदर क्वेश्चन आते हैं इनके, ठीक है, मोर देन वन मेजरमेंट बेसिस, ठीक है, ये भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे बना सकती है भाई, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है, उसके बाद क्लासिफिकेशन है, सब कुछ है इसमें, एग्रीगेशन है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज देखो आईसीए ने जो एग्जांपल दी है, एग्जांपल से ही क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांसेस है, बिकॉज आईसीए ने जो क्वेश्चन बनवाए हैं ना केस स्टडीज के भी, आईबीएस में, सब आईसीए के मटेरियल से बने हैं, तो वो ऑब्वियसली इस चीज को टेस्ट करेंगे जो बच्चे कम पढ़ते हैं, ताकि बच्चों को ढूंढने में टाइम लगे या मिले ही ना उनको और मार्क्स लूज करते हैं अपने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म। कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल है तो बस आपको ऐसे पता चल गया ना कि क्या पूछा है इन्होंने, देखो ना पूछा क्या है इन्होंने, ही सोल्ड दिस यूनिट्स ओपनिंग इक्विटी क्लोजिंग इक्विटी रिडेम, मतलब आपको दिख रहा है ना कि मतलब जो भी हमारे बैलेंस शीट में आइटम्स वगैरह आती है उसकी बात हो रही है ज़्यादा, तो यहाँ पे आ जाना इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। बिकॉज इसमें थ्योरेटिकल ज्ञान बहुत, थ्योरेटिकल ज्ञान ही है सारा, तो ये इन्होंने एग्जांपल दी है, एग्जांपल ने भी रीमेजरमेंट का कुछ पूछा है, ठीक है। तो बस या मेजरमेंट, सॉरी मेजरमेंट के बारे में कुछ पूछा है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, मतलब अजीब से क्वेश्चन देना तो ऐसे पूछ सकता है, बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा चैप्टर 2 भी खत्म। चैप्टर 3 के अंदर 3 यूनिट्स हैं, ये 3 इंडेक्स हैं बल्कि, ठीक है। तो पहले इंडेक्स पे चलते हैं, इंडेक्स 1 पे, ठीक है, वीडियो नहीं शुरू करते हैं।
लेट्स गो गाइस। इंडेक्स वन क्या है, इसका नाम क्या है, इंडेक्स वन प्रेजेंटेशन ऑफ जीपीएफ, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है हमारा, तो फटाफट चलते हैं आगे 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 आगे। इंडेक्स वन के अंदर इन्होंने पहले बताया इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप है। मतलब इंडेक्स वन क्या होता है, मतलब मेनली इंडेक्स वन और इंडेक्स टेन के अंदर हमें थोड़ा लगा सिमिलरिटीज लगेंगी एक दो टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें इन्होंने डेफिनेशन दी है सारी, ठीक है। तो सारी डेफिनेशन जो भी यूज होती हैं बैलेंस शीट्स के अंदर, ठीक है। तो आगे चलते हैं आगे। पर्पस क्या है, ये भी थ्योरी क्वेश्चन। कंप्लीट सेट के अंदर क्या आता है, बैलेंस शीट, पी एंड एल, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोज एंड नोट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। एंड बाकी बैलेंस शीट वही एक तरह से थर्ड बैलेंस शीट हो जाती है ना। हमें एक तरह से ऐसे होता है कि जैसे हमें अगर हमें रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है ना कोई इंडेक्स की, तो हमें तीन बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। एक तो प्रीवियस ईयर की कंपैरेटिव जैसे होती है, एंड एक उससे मतलब उसके प्रीवियस ईयर के भी, मतलब शुरू के मतलब पहले दिन की, मतलब वो पिछली मतलब जो पिछले सालों की वो फिगर प्रेजेंट करता है एक तरह से। मतलब थर्ड, मतलब एक तरह से कह सकते हो थर्ड बैलेंस शीट बनती है। बस तीन बैलेंस शीट बनती है, इतना याद रखो। इंडेक्स वन मतलब जहाँ पे भी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है वहाँ पे तीन बैलेंस शीट बनती है। तभी इन्होंने लिखा है ना, बैलेंस शीट एज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड व्हेन एन एंटिटी अप्लाइज अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने मतलब इसमें भी वो एप्लीकेशन की बात हुई है, मतलब ये बात करता है ना प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मतलब एक तरह से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से थोड़ा मिलता जुलता चैप्टर है, ठीक है। कंप्लीट सेट के अंदर उन्होंने बता दिया क्या क्या आता है। तो एमसीक्यू आ सकता है कि कंप्लीट सेट के अंदर ये चीज़ आएगी नहीं आएगी। वैसे तो बहुत इजी होगा अगर ऐसे ये पूछेगी, अगर पूछती है तो यहाँ पे आना है आपको, ठीक है। बिकॉज नाम से आपको पता चल जाएगा ना, नाम से ही कि क्वेश्चन कौन से उससे मतलब थोड़ा क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये फीचर्स बताए हैं फाइनेंशियल्स के, फिर ट्रू एंड फेयर व्यू बताया जो ऑडिट में पढ़ पढ़ के थक जाते हैं हम, ठीक है। फिर इन्होंने बताया इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर डिपार्चर बताया इंडिया का, वेदर परमिसिबल है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी थ्योरी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकती है। तो यहाँ से बिल्कुल हमें यहाँ पे आना है आपको, मतलब अब पता चल रहा है ना आपको वीडियो देख के कि कहाँ पे वो चीज़ पूछी होगी। तो ये इस जगह पे आके आपको रुक जाना है, ठीक है। मतलब चैप्टर को खोल लेना आपको, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। फिर उन्होंने एग्जांपल दिया है, इन सच केस इज इट एक्सेप्टेबल फॉर एंटिटी टू मेक एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद इंडेक्स। मतलब इंडेक्स के कंप्लायंस के रिलेटेड या कुछ और बात होती है ना, तो आपको इस इंडेक्स के अंदर आ जाना है, ठीक है। फिर गोइंग कंसर्न वगैरह की बात हो रही है, मतलब आपको ये इंडेक्स इंडेक्स है ना जो आपका दिखेगा वहाँ पे लिख लो कि छोटा छोटा, जैसे मैंने पहले बोला था। फिर से रिपीट नहीं करना चाहता मैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, पहले ही बहुत सारे इंडेक्स कवर करने हैं हमें। फिर है हाउ शुड द मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन अबाउट गोइंग कंसर्न असेसमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इन्होंने मतलब जो भी ऐसे फंडामेंटल्स की बात हो रही है ना, तो ये शुरू वाले चैप्टर्स में होगी। बाकी बाकी इंडेक्स के अंदर तो सारी स्पेसिफिक बातें हैं, वहाँ पे तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, मतलब ढूंढने में दिक्कत यहीं पे होगी बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली पता नहीं चलता कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसलिए थोड़ा इसको टाइम लगा रहे हैं हम, ठीक है। फिर एक्रूअल बेसिस है, मटेरियलिटी एग्रीगेशन, ठीक है। ये भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो फटाफट आगे चलते हैं। ऑफसेटिंग है, एग्जाम्पल्स वगैरह भी दे रखी हैं, बट अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। बस अकाउंटिंग पॉलिसी है, इसमें पता क्या मेन चीज़ है इंडेक्स वन के अंदर, नहीं इंडेक्स वन नहीं, सॉरी वो इंडेक्स एट है। बट यहाँ पे भी एक तरह से इन्होंने जो भी फाइनेंशियल्स के अंदर आती है ना बातें, बिकॉज नाम से क्लियर हो रहा है ना, इंडेक्स वन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल्स के रिलेटेड बात हो रही है सब इसमें आएगा। और इंडेक्स एट की बात इंडेक्स एट में करेंगे, जो मैं बोलना चाहता था बट रुक गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इन्होंने सब बताया कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, ये सब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की तरह जा रहा है चैप्टर। बैलेंस शीट के बारे में बताया क्या क्या आइटम्स आती हैं, ठीक है। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन करंट नॉन करंट, ठीक है। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है कि ये कि होता है ना कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर आ रहा है फिर वो करंट है, चाहे वो 12 महीने से भी ऊपर हो जाए। बट अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर वो चीज़ रियलाइज हो रही है तो वो करंट कहलाती है, चाहे लायबिलिटी हो चाहे एसेट हो। मतलब इसकी डेफिनेशन स्पेसिफिक भी है, बट मैंने अभी बिल्कुल ओवरव्यू बताया। देखो ना, करंट एसेट की डेफिनेशन भी दी है यहीं पे, करंट लायबिलिटी की भी दी है। तो आपको अगर क्वेश्चन आया तो इसी चैप्टर के अंदर आना है, आपको मिल जाएगा इजीली, आराम से आप क्रैक कर लोगे आराम से, ठीक है। फिर आगे चलते हैं फटाफट फटाफट। ऑपरेटिंग साइकिल के इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, कितना ऑपरेटिंग साइकिल आएगा, कितने मंथ्स का होगा। तो आपको यहीं पे आके ढूंढना पड़ेगा। आप पेज नंबर भी देख लो, अराउंड 30 पेज हो चुके हैं चैप्टर के, थर्ड चैप्टर है इंडेक्स वन, ठीक है। यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। आगे चलते हैं आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक बिकॉज ये क्वेश्चन आ भी रखे हैं। ये क्वेश्चन देखोगे अगर आप क्वेश्चन बैंक्स वगैरह में देखोगे तो ये क्वेश्चन सब यहीं से उठाए हुए हैं यार, खुद थोड़ी बनाए टीचर्स ने, आई से के मटेरियल से उठाए हैं क्वेश्चन। तो आई से के मटेरियल ही लेके जाओ, क्यों क्वेश्चन बैंक लेके जाने, क्यों अलग से उनके नोट्स लेके जाने। आई से के मटेरियल में सब कुछ है, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस से जाओगे आपकी भाई मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे क्वेश्चन देखे, मैं ढूंढूंगा, आंसर लिखूंगा, बाहर आऊंगा खुशी से सारा पेपर करके, ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप ही जब सारा कुछ लेके जाओगे कंटेंट। मुझे भी अभी रियलाइज हो रहा है कि भाई मैं भी क्वेश्चन बैंक ले जाता, क्वेश्चन बैंक कह रहा हूँ सॉरी, आई से के मटेरियल ले जाता। थोड़ा भारी तो होगा बट यार एक पेपर की बात है, एक पेपर में जितना भारी क्या फर्क पड़ता है, लेके जाओ सारा कुछ, ठीक है। ठीक है। इसके अंदर एक क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है इसके अंदर भी, ठीक है। फिर है बैलेंस शीट के बारे में, नोट्स के बारे में बात हो रही है। बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बनाने का पूछा था इस क्वेश्चन के अंदर। फिर पी&एल आ गया, पी&एल के बारे में पूछा इन्होंने। वीडियो लंबी जा रही है तो थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज और भी इंडेक्स हैं, ठीक है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बताया जो पी&एल की आइटम होती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे 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 क्या आ रहा है, इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट बताया इन्होंने, और कुछ काम का नहीं है अभी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी इसमें, जो भी बैलेंस शीट का पार्ट मतलब जो फाइनेंशियल का पार्ट बनते हैं ना उसके बारे में डिटेल में इन्होंने यहाँ पे ज्ञान दिया है। बस यहीं पे आके आपको मिल जाएगा, बस ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ढूंढना आपको पड़ेगा। बिकॉज इतना भी नहीं है कि बहुत क्वेश्चन आएंगे एक इंडिया से, क्या पता आए ना, इससे आ गया तो आपका बोनस है, आपने थोड़ा आइडिया तो ले लिया ना कि कहाँ से ढूंढना है। ऑब्वियसली इलस्ट्रेशन काफी ज्यादा है, ढूंढने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट आपको एरिया तो कम हो जाएगा ना ढूंढने का, पता चल गया आपको इस चैप्टर के अंदर ढूंढना है, तो मजे हैं आपके, ठीक है। टाइम सेव होगा आपका, ठीक है। दोस्त हमारे टाइम पे ऐसा ही नहीं किसी ने बताया था ना कि इस चैप्टर में ये सब भी है, अगर मतलब ऑब्वियसली हमें पढ़ा हुआ था बट फिर भी थोड़ा हेल्प तो होती है ना इस चीज़ की, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे आगे कैपिटल है,
बैलेंस शीट है, सब कुछ है हमारा, क्या नहीं है, तो बहुत कुछ बताया इन्होंने, सब बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स की सारी बातें कर दी हैं यहीं पे आज ही सारे, ठीक है। और क्या इन्होंने समरी आगे बस चैप्टर की, शायद चैप्टर नहीं, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस क्या है इंडेक्स 1 वर्सेस AS1। तो अगर यहाँ पे कुछ आपको ऐसा MCQ दिखता है तो यहाँ पे आ जाना इंडेक्स 1 वर्सेस AS1 का देखने। तो ये हो गया मुझे लग रहा है चैप्टर खत्म। नहीं, कार्व आउट ऑफ इंडेक्स 1 फ्रॉम IS1, ये भी आपको देखनी है यहाँ पे। कार्व आउट्स क्या होता है, जो भी इंडेक्स के अंदर थी ना चीजें, मतलब सॉरी IS के अंदर थी, वो इंडेक्स के अंदर कहीं नहीं यूज की गई, मतलब कहीं अडॉप्ट नहीं की गई डायरेक्टली, तो उनको कार्व आउट या कार्विन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आकर देख लेना है। तो ये हमारा हो गया ये चैप्टर खत्म। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स 34 आता है मतलब हम सीरियल ऑर्डर में चलेंगे जैसे ICAI ने दे रखे हैं, ठीक है। इसमें इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। तो इसके अंदर पहले क्या है हम फटाफट देखते हैं, एक सेकंड, यस। तो इसके अंदर स्कोप है डेफिनेट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज लाइक क्वार्टरली रिपोर्टिंग, समझ लो, बस सिंपल एग्जांपल है क्वार्टरली रिपोर्टिंग, वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इंडेक्स 34, ठीक है। स्कोप है, डेफिनेशंस है, इसके अंदर कंटेंट है, सॉरी मैंने वीडियो पॉज नहीं की, बस कोई बात नहीं, हम लगातार चलने देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। फिर फॉर्म एंड कंटेंट है, फिर सिग्निफिकेंट इवेंट्स ट्रांजेक्शन है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, हमारा सॉरी गाइस, उसके बाद हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन के बारे में चार्ट बताया, अदर डिस्क्लोजर है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, अदर डिस्क्लोजर, फिर से सॉरी ये बार बार छोटा क्यों हो रहा है, हाँ आगे चलते हैं, कोई नहीं। पीरियड्स फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मतलब क्वार्टरली अगर आपको दिख गया ना कहीं इंटरिम में से लिखा, इंटरिम ही होगा, क्वार्टरली ऐसा लिखा नहीं होगा, इंटरिम ही लिखा होगा, आपको बस क्लिक हो जाएगा इंडेक्स 34 के अंदर आ जाना चुपचाप, ठीक है। ढूंढ लेना, यहाँ पे आके इलस्ट्रेशन के अंदर मिल जाएगा आपको। और ऐसे ही ज़्यादा मुझे लग रहा है IBS में ज़्यादा नहीं खेलने वाला अभी शुरू शुरू में ना, अभी दूसरा अटेम्प्ट है IBS का, तो क्वेश्चन डायरेक्ट ही बनेंगे, बस आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने में थोड़ा टाइम जाएगा। ICAI मई में ऐसे किया था, मेरे अटेम्प्ट में भी थोड़ा ढूंढने में टाइम लगा था, ऑडिट के क्वेश्चन से मुझे, ठीक है। फिर सिनेरियोज दिए हैं इन्होंने, ठीक है, कुछ का ज़्यादा वो नहीं है, इतना भारी कुछ नहीं है। मटेरियलिटी में ऊपर भी पड़ा था, वो कंसेप्चुअल फ्रेम वो इंडेक्स 1 के अंदर भी था। डिस्क्लोजर आगे, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट आगे, ठीक है। उसके बाद हमारा इन्होंने एग्जांपल्स दिए होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये ना तो पढ़ना तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, मैं भी क्या बोल रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं कि क्वार्टरली आपको, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें कि कंपनी ने इनकम इस मंथ में कमा ली, बट कंपनी सोच रही है कि भाई उसका मैं बेनिफिट लाइक अगले क्वार्टर में ले पाऊंगी, तो वो डेफर करना चाहती है इनकम को, या एक्सपेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये करना है, मतलब एक तरह से ये अलाउड ही नहीं है इंडेक्स के अंदर, ठीक है। आपको जिस जिस क्वार्टर का या जिस मतलब हाँ क्वार्टर की बात ही होती है मेनली इसके अंदर, मंथ की होती नहीं, जिस क्वार्टर का एक्सपेंस है उसी क्वार्टर में आपको बुक करना है, या इनकम है तो उसी क्वार्टर में बुक करनी है, बस ये सिंपल सा लॉजिक है इसमें, बस हम डेफर नहीं कर सकते कभी, ठीक है। तो बस ये आपको ऐसे क्वेश्चन अगर दिखें तो इंडेक्स 34 के अंदर आना है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल दिए उन्होंने वही वाली सारी, ठीक है। फिर हम चलते हैं रीस्टेटमेंट ऑफ प्रीवियसली रिपोर्टेड, मतलब प्रीवियसली अगर कोई रिपोर्ट की थी उनको चेंज कैसे करना है, ठीक है। फिर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी इम्पेयरमेंट की बात किया, ठीक है। इम्पेयरमेंट में से इंडेक्स 36 में जाएगा, बट यहाँ पे भी इंटरिम की रिपोर्टिंग, इंटरिम के रिलेटेड यहाँ बात की है। फिर आगे इंडेक्स 34 वर्सेस AS25, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आके देख लेना इसका डिफरेंस। हो गया हमारा चैप्टर कौन सा था ये, चैप्टर 3 का यूनिट 2 खत्म हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हम इंडेक्स 7 के ऊपर, कैश फ्लो। तो भाई कैश फ्लो से तो हमारे पुराने रिश्ते हैं, सीए इंटर से लेके, इसको हम नई वीडियो में ले, नई वीडियो में से मैं पॉज कर रहा हूँ बस। तो लेट्स गो गाइस, कैश फ्लोज के ऊपर चलते हैं अभी डायरेक्टली हम, ठीक है। कैश फ्लोज हमें पढ़ा हुआ पहले भी, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपली फटाफट पढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड इसमें होता है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, और इसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग 3 कैश फ्लोज होते हैं, हमें पता ही है बेसिकली, हमें आइडिया है कैश फ्लोज का क्या होता है, इसलिए हमें फटाफट देखेंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा टॉपिक तो नहीं है, एक्स्ट्रा टॉपिक वैसे इसमें होगा नहीं। तो आपको अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिलेटेड या पूछते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग कोई भी पूछते हैं, तो आपको इंडेक्स ये वाला इंडेक्स 7 के अंदर आ जाना है। चैप्टर नंबर आप देख रहे हो कौन सा है, ये चैप्टर 3 का यूनिट 3 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ढूंढना है फटाफट इसको, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैसी है, सब कुछ इसके बारे में यही मिलेगा आपको। MCQ आया चाहे क्वेश्चन आए, पूरा ऐसे पूछ सकती है, बिकॉज इसमें थोड़ा अच्छे MCQ बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ढूंढना है तो यहीं पे आकर ढूंढना है, सब कुछ यहीं से मिलेगा आपको, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। इंडेक्स 7 में और कुछ है नहीं काम का, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम टाइम सेव करते हैं ना, जहाँ पे हमें पता है कि हमें कुछ मिलना ही नहीं काम का, बिकॉज ऑलरेडी सब किसी को आइडिया होता है, जो भी सी इंटर क्लियर करके आया है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिलेटेड आपको इस चैप्टर के अंदर आना है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडेक्स 8 अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स, ठीक है। अब इसको पॉज नहीं करेंगे, फटाफट हम गाड़ी भगाएंगे अपनी, ठीक है। तो इसमें मैं बोल रहा था ना इंडेक्स 8 के अंदर, इसका वही है कि इसके अंदर जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बात होती है, अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है अकाउंटिंग पॉलिसी अगर हम चेंज करते हैं, एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या है, ऐसे अकाउंटिंग पॉलिसी के एग्जांपल्स क्या है, एंड एरर्स क्या होती हैं, एरर्स कब होती हैं, एग्जांपल्स क्या एरर्स की। एरर्स के केस में हमें थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, मतलब हमें रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ता है कहीं, तो ये सब कुछ कहाँ मिलेगा, इस इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स 8 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपको मैंने बता दिया ओवरव्यू क्या है। इंडेक्स 8 के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स के बारे में बात हुई है, ठीक है। एरर्स के बारे में, ठीक है। फिर इसके अंदर सारी डेफिनेशन दी, एग्जांपल दिए इन्होंने, ठीक है। देख रहे हो आप, पूरा इन्होंने बताया है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, बिकॉज इसमें ICAI कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो कुछ भी आपको डरना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखे चुपचाप इंडेक्स 8 के अंदर आके ढूंढो, ठीक है। अपना एरिया ऑफ सर्च रिड्यूस करो, ठीक है, ताकि आपका टाइम कम से कम लगे ढूंढने में, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बस सारा बताया होगा, एग्जांपल दिए हैं इन्होंने, क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो ये सब तो हम डिस्कस करने का फायदा भी नहीं ना यहाँ पे, बहुत IBS है यार, ओपन बुक है, क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी, लेनी ही नहीं टेंशन, ठीक है। फटाफट जाना है अकाउंट, सब कुछ
कॉपी पेस्ट करना है, कंट्रोल वी, अपने दिमाग में कंट्रोल सी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया पेन से, ठीक है। बस सिंपल काम। एरर्स के बारे में बताया, कॉमन टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होती हैं, और ठीक है ट्रीटमेंट क्या होगा एरर्स का, ठीक है, पूरे उन्होंने बताया, प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, सब कुछ बता रखा है इन्होंने डिटेल में इस इंडेक्स के अंदर। ऊपर क्या था बस ये इन्होंने बताया कि डिफरेंस क्या है इंडेक्स 8 वर्सेस AS5, ठीक है, तो बस इन्होंने ये डिफरेंस बताया, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको वो, ठीक है। बस चलते हैं, ये हमारा ये भी खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इंडेक्स 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, ठीक है। तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट के अंदर क्या है हमारा, इसके अंदर वही जैसे होता है ना, हर हम इंडेक्स 109 के अंदर हो, चाहे 103 के अंदर हो, चाहे और भी बहुत सारे 16 है 38 है, हम उसमें कंपैरिजन करते हैं ना, ऐसे 16 और 38 में रिवैल्यूएशन वगैरह करते हैं, रिवैल्यूएशन गेन आता है, फेयर वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो फेयर वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है, तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग डिटरमिन होती है, ठीक है। इसके अंदर पूरा बताया इन्होंने, इसको डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज इसके टॉपिक थोड़े डिफरेंट है, बाकी मतलब जो हम ज्यादातर नहीं सुनते, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है पहले, तो स्कोप है, कुछ काम का नहीं है, ठीक है। फिर है व्हाट इज नॉट कवर्ड, क्या कवर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर डेफिनेशन बाकी यहाँ पे फेयर वैल्यू की डेफिनेशन क्या है ये, ठीक है। सेटलमेंट और से ट्रांसफर क्या होता है, ठीक है। फिर एसेट और लायबिलिटी स्पेसिफिक फेयर वैल्यू इनकी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद है यूनिट्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, इन्होंने ये तो कुछ काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांजेक्शन क्या होती है, इसका मतलब बताया हाँ, इसमें डेफिनेशन के अंदर ये होता है कि एक तो प्रिंसिपल मार्केट देखते हैं हम यहाँ पे फेयर वैल्यू लेने के लिए, एंड अगर प्रिंसिपल मार्केट नहीं होती उसके बाद हम देखते हैं मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट, ठीक है। उसके भी अलग से फॉर्मुले हैं, वो आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज ये ओपन बुक एग्जाम है, ठीक है। तो फटाफट आपको प्रिंसिपल मार्केट या मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट ऐसा कुछ दिखता है, ये आपको फेयर वैल्यू के बारे में पूछते हैं कुछ, ठीक है, जो बाकी मेन इंडेक्स में नहीं कवर्ड, तो यहाँ पे आ जाना आपको, मतलब फेयर वैल्यू कैसे निकलती है इसके बारे में यहाँ लिखा है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताया, प्राइस क्या होती है, फिर उन्होंने बताया फेयर वैल्यू क्या होगी इसके अंदर बताओ, ठीक है। तो ये आपको आंसर सब लिखे हुए हैं यार, आपको बस क्वेश्चन पता चल गया ना कौन से इंडेक्स से, फिर तो आंसर ढूंढना बहुत ईजी है, ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट मतलब कब ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस करनी है, कब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस करनी है, कब कब दोनों माइनस करनी है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। बट आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखे कोई, तो यहाँ पे आपको आपको ये वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे आपको ढूंढना है, तो मिल जाएगा आपको फटाफट से। फिर आगे हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ लिखा है, बिकॉज फेयर वैल्यू के अंदर यही देखते हैं ना हम, ठीक है। फिर वैल्यूएशन की प्राइमाइज क्या है, बस मुझे लग रहा है खत्म होने वाला है हमारा, ऐसे 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 कुछ काम का टॉपिक नहीं है इसमें, और ठीक है ये नहीं काम का। मेन फेयर वैल्यू एट इनिशियल रिकॉग्निशन, इसके बारे में अगर बोला तो यहाँ पे आ जाना है आपको, ठीक है। बेसिकली यही करना है, अगर मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता, अगर मुझे नहीं पता होता कुछ भी एफआर के बारे में, तो मैं एफआर को ऐसे ही पढ़ता, अगर कोई पढ़ा देता तो, ठीक है। जैसे आपको अभी हेल्प की जा रही है, तो आप इसका फुल बेनिफिट उठाओ, ठीक है। वीडियो देखो और जाओ एग्जाम के अंदर, आईबीएस के अंदर बुक्स ले जाना, बस सारी बुक्स मत भूल जाना, बुक्स भूल जाओगे तो आई से तुम्हें याद करेगा फिर ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। इनपुट्स टू वैल्यूएशन टेक्निक्स है, उसके बाद में इन्होंने बस लेवल 1 इनपुट, हाँ इसमें 3 तरह की इनपुट्स होती है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। तो अगर आपको लेवल ऐसे इनपुट्स के बारे में कुछ पता चलता है, तो आपको यहाँ पे आकर ढूंढना है ना कि कौन से इनपुट की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है ना कि अगर लेवल 1 इनपुट में हम कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो लेवल 2 इनपुट कहलाती है, एंड उसमें अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा, तो लेवल 3 इनपुट बन जाती है, वो ऐसा होता है इसमें कुछ, जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इससे लगता है मुझे हमारा ये भी इंडेक्स खत्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है जी, हो गया हमारा, लग रहा है खत्म, बिकॉज ये आगे हमारा शॉर्टकट स्कैन करने वाला। आगे क्वेश्चन भी दिए हैं इन्होंने, क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा, अगर फेयर वैल्यू के बारे में कुछ पूछा है ना ऐसा कुछ, तो फेयर वैल्यू पर शेयर या फेयर वैल्यू इनकम अप्रोच या ऐसा कुछ लिखा है, तो बस वैल्यू के बारे में लिखा है ना, तो आपको फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स इंडेक्स 113 के अंदर आना है। ये हो गया हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम कौन सा चैप्टर आएगा हमारा, ये था हमारा प्रेजेंटेशन, अब आ रहे हैं इंडेक्स ऑन मेजरमेंट बेस्ड ऑन, हाँ ये तो हो गया, सॉरी मेजरमेंट वाला हो गया, रेवेन्यू, हाँ एक इंडेक्स 115, थोड़ा हाथी, ये हाथी ऐसे थोड़ा इंडेक्स है, इसको थोड़ा क्विकली देखेंगे, 150 पेज का है, बट फटाफट देखेंगे हम, देख लो ठीक है। इसके अंदर ना बेसिकली मैं ओवरव्यू देता हूँ क्या इंडेक्स, ऊपर चलते हैं एक बारी, इंडेक्स 115 के अंदर है क्या, ठीक है। रेवेन्यू आपको नाम से पता चल रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, ठीक है। इसमें जो भी रेवेन्यू कैसे बुक करना है, मतलब अगर कस्टमर को आप मतलब कोई एंटिटीज ने सेल किया प्रोडक्ट अपना या सर्विसेज दी किसी को, तो उसका रेवेन्यू कैसे बुक होगा, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे बुक होगा, सारी बातें उस बारे में हुई है यहाँ पे। तो इसको फटाफट ओवरव्यू से पढ़ेंगे, क्विकली पढ़ेंगे, वेरी क्विकली, सो दैट हमारा टाइम कम से कम लगे, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर डीप में जाएंगे ना तो हमारा टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, तो फायदा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखो पहले स्कोप डेफिनेशन कुछ नहीं काम की, रिकॉग्निशन है, यहाँ पे हम इसको ओवरव्यू ले रहे हैं बिकॉज थोड़ा बड़ा चैप्टर है। रिकॉग्निशन के अंदर इन्होंने बताया 5 स्टेप मॉडल होता है, पहले हमें करना होता है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना होता है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्राइटेरिया देखना होता है हमें रिकॉग्नाइज करने का, फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट की टर्म देखनी होती है, कितने पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर हमें देखना होता है कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, अगर कोई एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फिर हमें देखना होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हो रही। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कौन सा, नेक्स्ट स्टेप स्टेप 2, आइडेंटिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अभी नवंबर 24 के एफआर के एग्जाम में भी आया था शायद, उसके रिलेटेड ही कि मतलब कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगे, आप बताओ इसको क्वेश्चन को देख के, इसमें सब डिपेंड करता है। तो आपको अगर ऐसा कुछ मिल रहा है ना कि रेवेन्यू कैसे बुक करेगी एंटिटी, मतलब इसका एक बार इलस्ट्रेशंस में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, बिकॉज उसी से आपको आइडिया लगेगा कि इसका क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो इसका क्वेश्चन आने का चांस बहुत हाई है। और इसका आपको फायदा तो होगा अगर आप इसके सारे क्वेश्चंस को एक बारी क्वेश्चंस को पढ़ लो एक बारी, ठीक है। एक काम आपको करना है, अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है तो एक काम करो, बस इसका मॉड्यूल उठाओ, इंडेक्स 115 के क्वेश्चंस पढ़ लो कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होती है, बिकॉज अगर मैं इसमें पढ़ाऊंगा तो टाइम ज्यादा जाएगा, उससे आपको पता नहीं चलेगा ज्यादा, खुद से आप एक बारी देखोगे ना तो आपको फायदा होगा खुद से पढ़ने का, ठीक है। क्वेश्चंस को बस पढ़ लो एक बारी, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया आपको पता चल गया कि इंडेक्स 115 का है, तो आप फटाफट यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। और इससे ये भी फायदा होगा, अगर आप अभी पढ़ लोगे ना क्वेश्चन खुद से पढ़ोगे, तो फायदा होगा कि
आपको फटाफट दिख जाएगा कि भाई हाँ मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, तो फटाफट उस इंडेक्स में जाओगे और मिल जाएगा आपको, आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसमें स्टेप 3 है डिटर्मिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस, मतलब जिसके ऊपर रेवेन्यू बुक होगा। फिर एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब हमने ट्रांजैक्शन प्राइस ढूंढ ली, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिए थे, तो हमने एलोकेट कर देना उसको। फिर ठीक है, लास्ट स्टेप है सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा ये काम का स्टेप नहीं है, मेनली तो वो स्टेप 4 तक ही था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, नीचे नीचे आपको फटाफट दिखाता हूँ इसके अंदर क्या आता है। डेफिनेशन द स्टेप्स है हमारे। ठीक है, इसको थोड़ा मैं क्विकली चल रहा हूँ। क्वेश्चन देखो ऐसे आएंगे इसके, स्पेसिफाई द मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्ट टर्म पूछ लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई ना, कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू की, इंडेक्स 115 के अंदर आना है बस। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं शुड दीज कॉन्ट्रैक्ट्स बी कंबाइंड नॉट सेपरेटली काउंटेड, इसका भी आपको मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हुई ना, आपको सिंपली वही देखना है। तो इंडेक्स 115 के अंदर आकर ढूंढ लेना आपको। बस देखो शुरू में डेफिनेशन की बात की है, फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की है, फिर बाद में बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की, फिर ट्रांजैक्शन प्राइस की बात करेंगे। बस ऐसा आपको फ्लो रखना है दिमाग में, ताकि आपको क्वेश्चन दिखा, आप फटाफट शुरू वाली इलस्ट्रेशन में या बीच में देखना है, आपको एंड में देखना है, आपको इतना पता चल जाएगा। ठीक है, इतना पता चल गया तो आपका काम खत्म है, आपको इजीली मिल जाएगा, आप फुल मार्क्स लाओगे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसके मॉडिफिकेशन की बात की है इन्होंने। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करने हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल दिखानी है बस आपको एक दो। हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से पता चल गया ना आपको, ये अभी हमने देख लिया वर्ड, तो ये इंडेक्स 115 के अंदर आना है हमें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, इन्होंने क्वेश्चन में दिखा है अकॉर्डिंग, फिर इन्होंने पूछा है कि कुड द सीरीज रिक्वायरमेंट अप्लाई टू होटल मैनेजमेंट सर्विसेज वेयर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व एम्प्लॉय मैनेजमेंट, मतलब एक तरह से इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला है। तो अकॉर्डिंगली इट वुड बी रीजनेबल फॉर एंटिटी कंक्लूड दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट मीट द सीरीज रिक्वायरमेंट। ठीक है, एग्जांपल दिए इन्होंने, फिर उन्होंने इलस्ट्रेशन दे दी एग्जांपल की रिलेटेड, मतलब आपको बस इतना पता चल गया ना, जो मैंने कीवर्ड्स बताया ना, कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ट्रांजैक्शन प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट टर्म, ऐसा कुछ। ठीक है, लिखा है, तो आपको इंडेक्स 115 के अंदर आना है। इसमें डिटेल में जाने की जरूरत मतलब है नहीं, फायदा नहीं कोई, आपको भी याद नहीं रहना, और मेरा बताया भी कोई ऐसा फायदा नहीं करेगा आपको इसलिए। ठीक है, तो आपको बस इसकी इलस्ट्रेशन एक बार, काफी इलस्ट्रेशन होगी इसमें, 60-70 हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। इलस्ट्रेशन की बस लैंग्वेज देख लो एक बार, ये देखो ना, लिखा है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन लिखा है। ठीक है, तो बस ये आपको ऐसे क्लिक हो जाएगा, बस आपको एक बार ओवरव्यू लेना है। ये जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा May 24 में आ चुका है। ठीक है, तो क्या पता रिपीट हो जाए, बिकॉज ऐसे रिपीट करने में थोड़ा खेल रहा है, रिपीट कर चुका है एक दो क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा पीछे रह चुका हूँ, इस चीज़ को मैं ये रियलाइज कर चुका हूँ, बिकॉज मेरे ऊपर बीत चुकी है ये चीज़। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे हम। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, ये देखो यहाँ लिखा है एनालाइज द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू की बात की तो इंडेक्स 115 ही है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और तो नहीं है, मुझे लग रहा काम का नहीं है इसमें, बस इसमें है कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट के बारे में टॉपिक आता है, वो भी अगर आया तो आपको यहाँ पे आके ढूंढना है, उसमें आगे आके दिया होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के बारे में। ठीक है, उसकी कुछ मतलब लिस्टिंग दी हुई है कि ये आइटम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में कैसे मतलब रिकॉग्नाइज करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ बस आगे आगे से दिया, कंट्रोल की डेफिनेशन दी है इन्होंने। ठीक है, और बस यहाँ पे और तो कुछ ज़्यादा काम का नहीं लग रहा मुझे, जो आपके काम आएगा। ठीक है, तो उसके बारे में इलस्ट्रेशन ही हैं बहुत सारी इसमें, आउटपुट मेथड, इनपुट मेथड है, परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के बारे में जो भी है ना, ये देखो परफॉर्मेंस एप्लीकेशन इज मेट ओवर अ पीरियड। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बस, सिंपल है यार, कुछ नहीं है ज़्यादा, इसलिए इस इंडेक्स को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के बारे में आ गया ना, जो आपको बोल रहा था मैं। ठीक है, आ गया, तो यहीं पे आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के बारे में भी दिखेगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड कुछ भी है तो यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट वाला इंडेक्स, हमारा इंडेक्स 115 हो गया, बहुत बड़ा वाला। और इन्होंने एनेक्सर दिया है डिवीजन 2 का, ये देखने का भी नहीं है, पर्पज ही नहीं है हमारा ये देखने का, बिकॉज बैलेंस शीट अगर आएगी आपको पता चल जाएगा, अगर आपको आइडिया तो है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम, एक बारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर चलते हैं। हेलो गाइस, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स 2। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल 2 का पहला चैप्टर है। ठीक है, इंडेक्स 2 के अंदर इन्वेंटरीज की बात की है पूरी, तो फटाफट देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है, स्कोप दिया है इसमें इन्होंने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमारे क्या क्या दिया है, रेलिवेंट डेफिनेशन दिए हैं, सारी इन्वेंटरीज की क्या बात हो रही है। ठीक है, इन्वेंटरी में के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब वो भी है ना, जो इन्वेंटरी के रिलेटेड कुछ भी है, फेयर वैल्यू है या नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी, कॉस्ट होगी, कुछ भी, तो यहाँ पर इंडेक्स 2 के अंदर ही उसका क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आपको उसके अंदर वही एनआरवी और फेयर वैल्यू का डिफरेंस दिया इन्होंने, क्या होता है। ठीक है, फिर मेयर तुम्हें पता है, ये कॉस्ट एनआरवी विच लोअर के ऊपर करती है, एंड इसमें कॉस्ट ऑफ परचेज आती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी यहीं पे मिलेगा, इसे इन्होंने लिखा ना कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, तो इंडेक्स 2 के अंदर ही ऐसे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होती है, ऐसे फिक्स्ड, जैसे इन्वेंटरी डब्ल्यूआईपी बन गई, तो डब्ल्यूआईपी को एफजी बनाने में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लगेगी ना, तो उसकी बात भी यहाँ होगी। ठीक है, बस इन्वेंटरी के रिलेटेड आपको कुछ भी लग रहा है ना, जैसे इन्होंने बोला है कि आंसर क्या पूछा इन्होंने, यहाँ पूछा इन्होंने मतलब कैपेसिटी की, मतलब इन्होंने पूछा कि कॉस्ट कितनी जाएगी इन्वेंटरी की। ठीक है, उसमें ओवरहेड्स भी आएंगे आपके। ठीक है, और आपकी और भी कॉस्ट होंगे, जैसे कोई भी सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होंगे, वो आपको नहीं लेने होते। ठीक है, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा, मतलब आपको कुछ अगर नहीं समझ आ रहा ना, तो फटाफट ये बुक खोलो, जैसे भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है एग्जाम के अंदर, तो इसको यहाँ पे सर्च करो, सारे इलस्ट्रेशंस के सामने देखो कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो पहले, आईबीएस वाला जो पेपर में आया होगा, तो यहाँ पे आकर ढूंढो अगर वो इंडेक्स ये वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसे उन्होंने पूछा ना, पर यूनिट कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ ओवरहेड टू बी एक्सपेंस। ठीक है, सब इसको यहाँ पे यहीं पे मिलेगा आपको। ठीक है, इंडेक्स टू इन्वेंटरी के बारे में ये बातें यहाँ हो रखी हैं, तो ये ऐसा इंडेक्स की इसके अंदर आपको मैं जाके बताऊंगा भी, तो ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है, और इसके अंदर आपको बस इतना ओवरव्यू पता होना चाहिए कि इंडेक्स 2 के बारे में बातें यहाँ पे हुई हैं, इन्वेंटरीज के बारे में बातें इंडेक्स 2 के अंदर हुई हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सारा बताया इन्होंने, कॉस्ट फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ क्या होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स दिए इन्होंने, क्वेश्चन सारे दिए यहाँ पे, जैसे देखो ना, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी पूछी है। ठीक है, तो इन्वेंटरी के बारे में सारी बातें यहाँ, क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक ऐसा कुछ लिख देंगे, तो यहाँ पे आना है आपको, ये भी क्लोजिंग
इन्वेंट्री देखो जैसे पूछा है, तो ठीक है ये इजी है थोड़ा आइडेंटिफाई करना। बट जैसे बोला था ना मैंने रेवेन्यू वाला भी, वो भी है तो इजी आइडेंटिफाई करना कि कौन से चैप्टर से आ रहा है वो क्वेश्चन। बट आपको फिर भी उसके इलस्ट्रेशन एक बारी देख लेने चाहिए, बिकॉज वो हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं होता पहले, तो इन्वेंट्री से पहले पढ़ भी रखा है हमने, तो उसका आइडिया होता है हमें। डिस्क्लोजर आ गया यहाँ पे, फिर इन्होंने बताया एक्सट्रैक्ट दिए हैं कहाँ कहाँ पे इन्वेंट्री आती है। देखो ना इन्वेंट्री यहाँ पे आती है, इन्वेंट्रीज के अलग से नोट्स बनाए इन्होंने, ठीक है, नोट्स के अंदर ऐसी टोटल आती है वैल्यू, बस इन्होंने सिंपल बता दिया, फालतू टाइम पास, कोई काम का नहीं है। ठीक है, इन्वेंट्री के बारे में इन्होंने बताया अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, तो इन्होंने अलग से बताया। एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू आपको पता चल जाएगा कि अगर फीफो लीफो या वेटेड एवरेज कुछ दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस ये है अलग से इंडेक्स 2 वर्सेस एस 2 का, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ये होगा इंडेक्स 2 भी खत्म। चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स 16 पे। ये जैसे इंडेक्स 2 हमारा इन्वेंट्रीज का है ना, तो इंडेक्स 16 हमारा पीपीई का है, मतलब जैसे होता था ना हमारा, पर मतलब सिंपल है, समझ लो फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स की बात की है यहाँ पे, ठीक है, पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सिंपल डेप्रिसिएशन के रिलेटेड कुछ भी होगा, ठीक है, मतलब फिक्स्ड एसेट की कोई वैल्यू निकालनी होगी उसके लिए, वैसे ज़्यादातर चांस है कि डेप्रिसिएशन के रिलेटेड आएगा। एंड इसमें एक होगा कॉस्ट ऑफ डीकमिशनिंग होगा, उसके बारे में भी यहाँ बात होगी, ठीक है। और इसमें दो तीन चीज़ें और होती हैं कि जैसे कोई रूफ की कॉस्ट है वो भी इसके अंदर आती है, बिकॉज बिल्डिंग का पोर्शन है ना, वो प्रॉपर्टी का ही पोर्शन है, ठीक है। तो आपको ऐसी कोई बात लगती है ना कि आपको कहाँ मतलब किसके रिलेटेड हो रही है बात, तो आपको वैसे सोचना पड़ेगा कि कौन सा इंडेक्स हिट हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको ये वाले इंडेक्स के अंदर आके आपको ढूंढना है, तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, रिकॉग्निशन है, डी रिकॉग्निशन होगा, कौन से खर्चे लेने हैं पीपी के अंदर वो सब दिया होगा, बस रिप्लेसमेंट कैसे करनी है, इंस्पेक्शन कॉस्ट होती है इसके अंदर, उसके बारे में बोल रखा है। इंस्पेक्शन आपको होता है कई क्वेश्चन के अंदर, मतलब आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन का नहीं बताना चाहिए मुझे, ठीक है, बिकॉज वो कंफ्यूजन होगी, ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक है। जैसे ओवरहॉल होता है, मशीनरी का ओवरहॉल करना होता है, ठीक है, उसकी कॉस्ट भी हम आज के प्राइसेस पे निकाल के प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, ठीक है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए बस, ठीक है। और जैसे कोई इन्वेंट्री मतलब ऐसा भी होता है इसके अंदर कि अगर कोई मतलब कोई मशीनरी यूज हुई है, वो इंडेक्स 2 के अंदर होता है, मशीनरी यूज हुई है इन्वेंट्री बनाने में, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट भी इंडेक्स 2 के अंदर जाती है, तो ऐसा क्वेश्चन आईसी एमसीक्यू में बना सकती है, बट आपको मिल जाएगा, ढूंढना पड़ेगा बस आपको, ठीक है। इसलिए आईबीएस में आपको लाइक इधर उधर नहीं देखना, ठीक है, दोस्त लोग बैठे होंगे, कुछ बात नहीं, मतलब आपको कुछ पूछना है एक आधी चीज कुछ पूछ सकते हो, ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है आपको फटाफट ढूंढने में टाइम नहीं वेस्ट करना, बिल्कुल भी फटाफट आपको क्विकली ढूंढना, मतलब सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना, सॉरी, ठीक है। फिर कॉस्ट के एलिमेंट बताएं, कॉस्ट में क्या क्या आता है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा वही है, इसमें ज्यादा बताने लायक नहीं है, बिकॉज इसमें आपको बेसिक ओवरव्यू मिल गया ना, तो आप ढूंढ लोगे। जैसे डेप्रिसिएशन दी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के दो ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है, बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जितना मुझे आइडिया है। रिवैल्यूएशन इसके अंदर आती है, ठीक है, और इंपेयरमेंट इसके अंदर नहीं होती, वो आगे आएगी 38 के अंदर आएगी, ठीक है। और रिवोल्यूशन के ट्रीटमेंट्स होते हैं वो, मतलब एक तरह से आपको गेन होता है, तो उसका गेन का क्या ट्रीटमेंट है, ओसीआई के अंदर जाएगा, पीएनएल के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे देखो टॉपिक मिला है ना आपको, ये ट्रीटमेंट क्या है उसका, तो यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको बस बेसिकली इतना आइडिया होना चाहिए कि टॉपिक्स है क्या, रेजिडुअल वैल्यू होती है, ठीक है, डेप्रिसिएशन की कब बंद कर देनी है, कब शुरू कर देनी है, ठीक है, कब पॉज कर देनी है, ठीक है, डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हो डेप्रिसिएशन का मेथड या नहीं कर सकते। जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना है, अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है, ये आपको पता होगा, इंडियस 8 में आती है ये बात, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमने देख लिया उसका ओवरव्यू भी, ठीक है। इंपेयरमेंट लॉस भी सॉरी इसमें आता है, मतलब डी रिकॉग्निशन भी आता है इसके अंदर, ठीक है, मतलब इंडेक्स को मतलब प्रॉपर्टी को बाहर ही कर दिया अपनी बुक से। फिर डिस्क्लोजर के बारे में बात है, फिर मुझे लग रहा है खत्म होने वाला है, बस एग्जांपल दिया इन्होंने, ठीक है। जैसे लिखा है ना कॉस्ट ऑफ न्यू टरबाइन, टरबाइन भी तो एक एसेट ही है ना, पीपी के अंदर आता है वो भी, ठीक है, तो उसके अंदर भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी कॉस्ट ऑफ एसेट टू बी रिकॉग्नाइज, तो ये भी इंडेक्स 16 के अंदर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है सारे आगे तो बस, और इसमें टॉपिक्स ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन है मतलब और कुछ नहीं है काम का, ठीक है। ये भी काम का नहीं ज़्यादा, ठीक है। इसमें इन्होंने लिखा क्या है वैसे, एक सेकंड, ये अकाउंटिंग गाइडेंस, ये भी मतलब कॉस्ट मॉडल और रिवोल्यूशन मॉडल के बारे में लिखा है कि अगर इंक्रीज डिक्रीज होता है तो कहाँ पे लेके जाना है, वो हम ऊपर चार्ट में देख ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, बैलेंस शीट में कैसे आएगा वो इजीली है, बताना कुछ नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा कुछ भारी नहीं है। फिर है इंडिया 16 वर्सेज एस 10 होता था हमारा, इंटर सी इंटर में पढ़ते थे ना, ठीक है। तो कार्व आउट इन इंडिया 16 वर्सेज इंडिया आई एस 16, इस पर क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडिया 16 भी खत्म। चलते हैं हम इंडिया 23 पे, ये हो गया हमारा बोरिंग कॉस्ट आ रहा है, इंडिया 23 बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। जैसे हम लोन लेते हैं ना, जैसे बिल्डिंग के लिए लो, किसी के लिए भी लो, तो लोन के बारे में बातें यहाँ पे होंगी। आपको पूछेंगे कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करनी चाहिए, कितनी एक्सपेंस ऑफ करनी चाहिए, तो आपको इंडेक्स 23 के अंदर आना है, ठीक है। फटाफट देखते हैं अंदर क्या टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ओके, इसमें दो तरह की बोरिंग होती है, जनरल बोरिंग होती है, एक होती है स्पेसिफिक बोरिंग, ठीक है। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। वो आप जैसे ही क्वेश्चन अगर आया वैसा कोई, तो आप इस इंडेक्स में आके क्वेश्चन देखना पहले, वैसे ही अगर लग रहा है सेम क्वेश्चन है तो सीधा कॉपी पेस्ट करो, वैल्यूज चेंज करो, आंसर निकालो, बस खत्म करो, ठीक है। और इसमें डेफिनेशन दी है, वो तो हर इंडेक्स में दे रखी होती है। इसमें क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन होती है, जैसे उसमें होता है ना कि स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता, मतलब एंटिटी अपने हिसाब से लगाती है, अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा रहा है एसेट को लग रहा है एसेट को बनने में, तो वो क्वालिफाइंग एसेट बन जाता है, उसकी हम कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमने इलस्ट्रेशन दिया उन्होंने, ठीक है। इसमें भी एक्सचेंज डिफरेंस भी होता है, हाँ, एक तरह से अगर बोरिंग एसेट हमने बाहर से लोन लिया है ऐसा कुछ, ठीक है, तो उसके लिए कॉस्ट को कैसे कैपिटलाइज करना है, क्या नहीं करना, क्या पीएनएल में जानी चाहिए, ठीक है। सिर्फ कैपिटलाइज करते हैं अगर हमें एक्सचेंज लॉस होता है, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको हिंट मिलेगा, बिकॉज ये इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा, वहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में बात होगी, तो इंडेक्स 23 हिट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया इन्होंने, फिर बोरिंग कॉस्ट के बारे में और बताया इन्होंने, एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है।
कैपिटलाइजेशन कब आपको शुरू कर देनी है, कब कब बंद कर देनी है, ठीक है। जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है तब बंद करनी है, कब बंद करनी है, ठीक है। तो सस्पेंशन कब हो जाना चाहिए कैपिटलाइजेशन की, ठीक है। फिर पॉज कब कर देनी है आपको, ठीक है। फिर डिस्क्लोजर के बारे में बस फिर इन्होंने बोला है अलग से कुछ कंसेप्ट दिए हैं, डिविडेंड पेबल ऑन शेयर्स क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, बस बोरोइंग कॉस्ट के बारे में आप ध्यान रखो, ये सब इसमें आएगा, ठीक है। उसके बारे में बस एक्सट्रैक्ट दिया इन्होंने, वो तो हम दे ही रहे हैं, ठीक है। फिर इंडेक्स 23 वर्सेस AS 16 दिया है, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारा 23, मुझे लग रहा है खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे, पहले इस मॉड्यूल को खत्म करेंगे फिर हम वीडियो को पॉज करेंगे। इंडेक्स 36 आता है हमारा इम्पेयरमेंट। इसके काफ़ी काफ़ी जगह यूज़ होता है। इम्पेयरमेंट इज लाइक कि एक तो होता है ना डेप्रिसिएशन, हमें हर साल थोड़ी मिलती है, ठीक है। जैसे एमोटाइजेशन होती है गुडविल की, वो भी थोड़ी होती है हर साल। बट इम्पेयरमेंट होती है कि जैसे हर साल के एंड पे इंडेक्स ने बोल रखा है कि आपको इस चीज़ की इम्पेयरमेंट करनी है। जैसे गुडविल होती है जो इंटरनली जनरेटेड होती है, ठीक है, उसको आप एमोटाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको आपको ईयरली इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी होती है। उसमें देखना होता है कि वैल्यू इन यूज होती है यहाँ पे, ठीक है। एक वैल्यू इन यूज होती है और एक होती है हमारी रिकवरेबल अमाउंट के अंदर वैल्यू इन यूज होती है, एक होती है, देखते हैं, मुझे भूल रहे हैं, एक चीज होती है, ठीक है। आएगी अभी, ये देखो ना, हायर वैल्यू, हाँ, एक होती है वैल्यू इन यूज जो हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज जो हमें इस एसेट से आ सकते हैं, उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, उसको कंपेयर करते हैं जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल कह लो, कॉस्ट टू सेल कह लो, ठीक है। FVL CTS कहते हैं ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। ये इन दोनों को कंपेयर करते हैं, जो ज्यादा आती है उसको रिकवरेबल अमाउंट मानते हैं एज पर दिस इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें एनुअल रिव्यू की रिक्वायरमेंट भी है, तो इसमें सारी डेफिनेशंस दी हैं। मतलब इंपेयरमेंट के बारे में ज्यादा बातें होती हैं तो इंडेक्स 36 के अंदर ढूंढोगे आप। बाकी अगर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के बारे में बात होती है तो हम स्पेसिफिक इंडेक्स में ही जाएंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, क्वेश्चन दिए हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है। गुडविल की इंपेयरमेंट होती है और एक इसमें सीरीज जो होता है कैश जनरेटिंग एसेट यूनिट, सॉरी कैश जनरेटिंग यूनिट की बात होती है, और इसमें कॉर्पोरेट एसेट की बात होती है। वो भी आगे देखोगे तो आपको इसमें इसमें टॉपिक मिलेगा, बिकॉज उसकी वैल्यू ऐसे डायरेक्टली नहीं हम बांट सकते, उसके लिए मतलब इंपेयरमेंट अलग तरीके से होती है, ठीक है। तो ठीक है, उसके बारे में हम इस इंडेक्स के अंदर देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसके हिसाब से बस इंडेक्स में यही है, क्वेश्चन दिए इन्होंने बस, ठीक है। और कुछ काम का नहीं है इस इंडेक्स के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं हम। सीजू जैसे कॉर्पोरेट एसेट आ गया था अभी, ठीक है। इंपेयरमेंट लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिवर्सल कैसे होगा, इंपेयरमेंट लॉस आपने एक बार बुक कर लिया, अगले साल में समझ लो रिवैल्यूएशन एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो आपको इंपेयरमेंट रिवर्सल भी करना पड़ सकता है, तो उसके बारे में भी यहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। गुडविल की इंपेयरमेंट रिवर्सल परमिटेड नहीं है, इस पे MCQ आ सकता है, ठीक है। और बाकी आपको सब कुछ यहीं मिलेगा इंपेयरमेंट का, ठीक है। बस बस और कुछ नहीं है, काम का डिस्क्लोजर है और भाई लग रहा है बस चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। बिकॉज इसमें कुछ यार पढ़ने लायक है ही नहीं, ऐसा कुछ मैं आपको समझा पाऊँ, तो ऐसे समझाने का लायक है ही नहीं, ठीक है। बिकॉज इसमें क्वेश्चन अगर आए, आपको क्वेश्चन से कुछ समझना पड़ेगा कौन से इंडिया से है। अगर इसी इंडिया से हो रहा होगा तो यहाँ पे आप ढूंढोगे आप, ठीक है। फिर इसमें डिफरेंस दिया उन्होंने, किसका दिया है डिफरेंस इन्होंने, इंडिया 36 वर्सेस दिया इन्होंने कौन सा, इंडिया 28, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 36 भी खत्म। चलते हैं हम सीधा 38 पे, ये हो गया इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल और पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इनकी बातें होगी यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी सिंपल है, कुछ ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं है। ये आपको स्कोप में याद रखना है, स्कोप में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता, ये आपको पता चल जाएगा। इंटेंजिबल एसेट की जहाँ बातें होंगी ना, ऐसे होता है कि इंटेंजिबल आपको पता चल जाएगा, गुडविल की बात करेंगे या ऐसा कोई एसेट जिसको आप छू नहीं सकते, यार पता ही है तो सब, हर किसी को मैं भी क्या बता रहा हूँ, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट के बारे में बात होगी तो यहाँ पे आना है इंडेक्स 38 के अंदर। आपको मॉड्यूल लेके जाओ, तभी मैं मॉड्यूल का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि मॉड्यूल ले जाओ, आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये मॉड्यूल तो देखा ही नहीं है कभी, ये क्या आगे चैप्टर के अंदर ये टॉपिक तो मैंने कभी देखे नहीं है, ऐसे डर नहीं लगना चाहिए कभी, ठीक है। आप बुक लेके जाओ आराम से, आप ओवरव्यू पता चल गया आपको, आपको बस क्वेश्चन पता चलना है और ढूंढना है, ठीक है। फिर इसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर आती है कोई गुडविल, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है, बिकॉज उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स का कैसे होगा, ठीक है। इसके अंदर अगर एक्सचेंज कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है उसका, ठीक है। ऐसा होता है ना कि कई दो प्रॉपर्टीज एक जगह पे लोकेटेड है, ठीक है, एंड कोई दो अलग अलग बंदे होल्ड कर रहे हैं, तो आप उसको अगर वो दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, बिकॉज एक ही लोकेलिटी में है, उनकी ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, ठीक है। मतलब सेम प्रॉपर्टी है, तो कुछ मतलब उसके अंदर फिर इंडेक्स कहते हैं कि आपको कैरिंग अमाउंट पे ही ट्रांजैक्शन को बुक करना है, फेयर वैल्यू पे नहीं बुक कर सकते, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे लिखा है, आपको बस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एसेट्स के अंदर यहाँ पे ऑब्वियसली गुडविल की बात होगी, अगर गुडविल या ऐसा कुछ इंटेंजिबल एसेट एक्सचेंज हो रहा है तो उसके बारे में यहाँ होगी बात। एंड अगर कोई फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है एक्सचेंज होने की, तो इंडेक्स 16 जो हम पढ़ चुके हैं, PP प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। और इसमें इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट की बात भी होगी, ठीक है। फिर आगे 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 कुछ काम का नहीं है, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस होगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं लग रहा काम का, ठीक है। बस आगे एमोटाइजेशन कैसे होगी, एमोटाइजेशन कब शुरू होगी कब बंद होगी, सब उसमें ज्ञान दिया होगा। रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल, ठीक है। और ये हो गया हमारा, लग रहा है मुझे खत्म होने वाला है, खत्म हो गया शायद, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्होंने डिफरेंस बताया इंडेक्स 38 और AS 26 का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स 38 भी यहाँ पे खत्म, ठीक है। आ गया ना हमारा QR कोड, यस खत्म। तो हम चलते हैं इंडेक्स 40 पे, ये हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आते हैं। थोड़ी मुझे लग रहा है पॉज कर लेते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं पॉज के बाद। तो यस गाइस, इंडेक्स 40 के बारे में आपको मैं भी बता देता हूँ, बस इसके अंदर अभी डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा आपका, ठीक है। बेसिकली आपको मैं इतना बता देता हूँ बस कि इंडेक्स 40 वो होता है जैसे कोई आपने प्रॉपर्टी या ऐसे कोई लैंड आपने या तो रेंटल पर्पस के लिए रखी है, ठीक है। बट रेंटल आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब और आपने अगर कोई ऐसे कोई कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए लैंड या कोई बिल्डिंग रखी है तो वो इसके अंदर कवर होती है। बट वो ऐसे इजीली इसका फटाफट बताना मतलब इजी नहीं है समझाना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप किसी भी टीचर की रिवीजन वीडियो देख लो। आई वुड सजेस्ट कि आप आकाश कोंडाई सर की देख लो, उसमें आपको इंडेक्स 40 के बारे में ओवरव्यू मिल जाएगा क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। और आप इसके एक काम कर सकते हो, कोई भी आप इसके जैसे चैप्टर का चाहे ओवरव्यू पढ़ लो इसका थोड़ा सा, आपको बस आइडिया मिल जाए। बिकॉज
ऐसे आपको 2-3 मिनट में समझाऊँगा तो वो नहीं समझ आएगा, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट समझने वाला तरीका है तो, ठीक है? तो ये आपको वैसे करना है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा इंड एस 105। तो इसके अंदर भी मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इसके अंदर भी डिटेल में जानने की ज़रूरत ऐसे नहीं है। नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। इसमें वो एसेट आ जाते हैं जिनको हमने एक तरह से अभी बेचने के लिए रख लिया, समझ लो, ठीक है? मतलब हमें पता है कि अब हमने बेच ही देना है, हमने यूज़ नहीं करना। समझ लो कोई मशीनरी हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है? हमने डिसाइड कर लिया कि आज से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको बेचेंगे, ठीक है? तो हेल्ड फॉर सेल के लिए रख लिया, तो इस इंड एस 105 के अंदर आना है हमें, ठीक है? एंड अगर कोई मतलब वही हमने कोई बिज़नेस बंद कर दिया या उसको रोक दिया, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है, तो भी 105 के अंदर ही आना है, ठीक है? मेरा इंड एस 116 लीज़। तो लीज़ के ऊपर भी आपको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन समझ नहीं आएगा कहाँ से आ रहा है, ठीक है? इसका बिकॉज़ इसका जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ पे लिखा होगा लीज़ की बात तो पक्का की होगी, चाहे ऑपरेटिंग लीज़ हो, चाहे फाइनेंस लीज़ हो, दोनों की बात इसके अंदर प्रॉपर्ली की होगी, ठीक है? तो इसके अंदर भी अगर मैं डिस्कस करूँगा तो ऐसा कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है बिकॉज़ इसके अंदर अलग-अलग मेथड्स दे रखे हैं। तो आपको अगर इंड एस 16 कहीं भी लीज़ेज़ दिखता है ना क्वेश्चन के अंदर दिखता हुआ, तो आपको इसके एग्ज़ाम्पल्स से ढूँढना शुरू कर देना है, जो भी इसके अंदर क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस दिए हैं, वो टेस्ट ऑफ नॉलेज वाले क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है? वहाँ से आपको खुद से ढूँढना है, ठीक है? बिकॉज़ ये इंडस्ट्री काफ़ी लंबा है तो इसमें ऐसा समझाने वाला कुछ नहीं है। इसमें मेथड नहीं है जो डिफरेंट है थोड़े बस, ठीक है? इसका बेस लॉजिक यही था बस, ठीक है? तो आपको इसका एक काम कर सकते हो, अगर जैसे इंड एस 115 का मैंने बोला एग्जांपल्स रीड कर सकते हो, इसकी भी रीड कर सकते हो अगर टाइम है आपके पास, ठीक है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाला मॉड्यूल हमारा आता है मॉड्यूल 1 मिनट अदर अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से? हाँ, इंड एस ये भी बचे हैं हमारे इस मॉड्यूल के अंदर ही। इंड एस 41 एग्रीकल्चर है, इसके अंदर जो भी बायोलॉजिकल एसेट्स है ना, जैसे पेड़-पौधे हो गए, ये पशु-पक्षी, गाय-भैंस होगी, ये सब इंड एस 41 के अंदर है, एग्रीकल्चर के आते हैं अंदर आते हैं। जैसे कोई भी होता है ना, कोई इसमें मेन क्वेश्चन्स वैसे आते हैं कि कोई भी हेन या कोई एक तरह से कोई मुर्गी है, उसके बच्चे हुए हैं, ठीक है? तो उसकी काउंटिंग कैसे होगी? मतलब कैसे काउंटिंग करोगे? कोई ग गाय का बच्चा हुआ है, कैसे काउंटिंग करोगे? सिंपल अकाउंटिंग होती है, मतलब सिर्फ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट एफएलसीटीएस पे रिकॉर्डिंग होती है इसकी अकाउंटिंग होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, ठीक है? तो काफ़ी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। आपको लगेगा ना मतलब एग्रीकल्चर आपको दिमाग में कोई लग रहा है क्वेश्चन एग्रीकल्चर पे हिट हो रहा है। इंडेक्स 41 आपको फटाफट खोलना है, खत्म, ठीक है? इंडेक्स 20 तो आपको यार गवर्नमेंट ग्रांट तो यार हम इंटर में भी पढ़ते थे, ठीक है? इंटर में हमारा शायद इंडेक्स मुझे याद नहीं आ रहा, 12 था शायद, है ना? तो यहाँ पे 20 है, ठीक है? तो वही आपको सिंपली जहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में बात होगी, तो इंडेक्स 20 में आपको देख लेना है, अगर नहीं मिल रहा तो वहाँ पे स्पेसिफिकली अगर कोई लिखा हुआ किसी एसेट के लिए तो आपको इसमें अंदर देखना है कि इसमें आपको दिखा भी देता हूँ, इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि एक्सेप्शंस या एक्सक्लूजन्स लिखे हुए हैं, जहाँ पे इंडेक्स 20 नहीं लगता बिकॉज़ वो अलग इंडेक्स में कवर हो जाती है, ठीक है? नॉन एप्लीकेबिलिटी में लिखा है ना इन्होंने, ऐसे वही इंडेक्स 41 के अंदर कवर्ड है, तो उसकी 41 में ही अकाउंटिंग की बात कर रखी है इन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट की, ठीक है? अगर कोई समझ लो गाय के लिए हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, तो उसकी अकाउंटिंग 41 में कवर्ड है, तो उसके क्वेश्चंस भी वहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? तो ये आपको बस यहाँ ध्यान रखना है कि इसका यहाँ पे कवर्ड भी है कि नहीं कवर्ड, ठीक है? तो ये इंडेक्स 20 हो गया और 102 हमारा है कि शेयर बेस्ड पेमेंट, मतलब आपको ऐसा इसमें मेनली होता है कि कैश एक तो ऐसा होता है कि आपको एम्प्लॉई हो आप किसी कंपनी के, ठीक है? तो आपको एम्प्लॉई नहीं सॉरी हाँ, मतलब एम्प्लॉई कह सकते हो, ठीक है? मतलब आपको अगर कंपनी ने बोला कि आपको शेयर्स दिए जाएँगे, ठीक है? तो वो हो गया ना शेयर्स के बेसिस पे पेमेंट मिल रही है आपको। तो इसमें 2 होता है, एक तो मार्केट लिंक भी होता है, एक नॉन मार्केट लिंक्ड होता है और एक होता है कैश सेटल, एक होता है इक्विटी सेटल, ठीक है? मतलब इक्विटी फॉर्म में ही आपको पैसे मिलेंगे। दूसरा होता है कि इक्विटी की जो वैल्यू चल रही होगी उसके इक्विवेलेंट आपको कैश मिल जाएगा, ठीक है? अगर आप कंपनी में स्टे करोगे, ठीक है? तो ये हो गया इंडेक्स 102, इसमें शेयर बेस्ड पेमेंट की बात हुई है। इसमें नंबर ऑफ डेज़ वगैरह निकालने होते हैं और आपको बताना होता है कि कितनी मतलब कंपनी को कितना एक्सपेंस बुक करना चाहिए अपने एम्प्लॉयी के लिए। वही इसमें शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए मतलब एक्सपेंस बुक करते हैं। एसबीपी एक्सपेंस होता है और एसबीपी लायबिलिटी होती है, एसबीपी रिजर्व होता है, एम्प्लॉयी बेनिफिट एक्सपेंस होता है, ठीक है? मतलब आपको देख के आइडिया लग जाएगा बिकॉज़ इन इंडेक्स के अंदर इसलिए मैं डीप में नहीं जा रहा बिकॉज़ शुरू वाला में थोड़ा रिक्वायरमेंट थी, बेस बनाना था। बट आपको अगर इतना आइडिया पता चल रहा है ना टॉपिक का, तो आपको अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आपको पता आप दिखेगा, फटाफट इंडेक्स के अंदर आके ढूँढना है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला कौन-सा मॉड्यूल है हमारा? मॉड्यूल 3 आ रहा है शायद। यस, मॉड्यूल 3 आ रहा है। ये आ रहा हमारी स्क्रीन पे। इसमें इंड एस ऑन लायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें कौन-सा है? इंड एस 19। इसमें भी एम्प्लॉयी बेनिफिट्स है। इसमें एक्चुअली वो होता है कि जैसे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन होता है एंड और होता है इसके अंदर मतलब डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता है, ठीक है? तो इसके अंदर वो होते हैं एक तरह से, तो आपको आइडिया मतलब एक बारी मैं इंड एस 19 दिखा देता हूँ बिकॉज़ इसकी थोड़ी कन्फ्यूजन होती है इंड एस 102 से, ठीक है? तो इसके अंदर टॉपिक देखते हैं क्या-क्या आते हैं हमारे। ये रहा ओवरव्यू, देखो इसमें डेफिनिशंस है, पहले वो तो पता ही है हर इंड एस के अंदर है। फिर इसमें शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयी बेनिफिट है, हाँ, इसमें शॉर्ट टर्म में भी वो आपको पता है अकाउंटिंग दे रखी है। फिर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुकी है, उसके बाद में समझ लो कोई ग्रेच्युटी है, कोई रिटायरमेंट बोनस मिलना है आपको, ठीक है? उसके अंदर 2 होते हैं, एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होता है, एक होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, ठीक है? तो कंट्रीब्यूशन वाला भी ईज़ी होता है और डिफाइंड बेनिफिट में होता है कि कंपनी की लायबिलिटी रहेगी, ऐसा होता है, ठीक है? कंट्रीब्यूशन वाले में कंपनी ने एक बार पैसा डाल दिया तो कंपनी की लायबिलिटी खत्म, ठीक है? तो पेंशन फंड की लायबिलिटी है। तो इसमें अदर मतलब एक तरह से जो भी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना आपको, ठीक है? तो वैसे उसमें तो 102 में सिर्फ शेयर बेस्ड पेमेंट थी। शेयर के बेसिस पे जो पेमेंट हो रही है ना, उसके बारे में बात होगी। यहाँ पे एम्प्लॉयी के रिलेटेड जो भी बात हो रही है ना कि एम्प्लॉयी को रिटायरमेंट पे कोई पैसा मिल रहा है, टर्मिनेशन पे मिल रहा है, ठीक है? या उसको पहले ही कुछ मिल रहा है, तो सब कुछ इंडेक्स 19 के अंदर आना है आपको, ठीक है? उसके बाद 37 प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी कंटीजेंट एसेट, इसमें आपको ध्यान रखना है प्रोविजन की डेफिनेशन आपको एक बारी देख लेनी है, ठीक है? प्रोविजंस मतलब डेफिनेशन भी देखनी क्या ईज़ी होती है, मतलब देखोगे तो ऑब्वियसली टाइम जाएगा फालतू में, छोड़ दो, इससे अच्छा मत देखो। आपको बस ये ध्यान रखना है, कहाँ भी पूछा गया ना कि शुड द कंपनी मेक द प्रोविजन फॉर दिस, तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, इंडेक्स 37 में जाना है मुझे, ठीक है? इंडेक्स 37 में इसके बारे में बात की होगी, ठीक है? फिर उसके बाद कंटीजेंट लायबिलिटीज़ की अगर की बात हुई, बिकॉज़ वो होता है ना कि समझ लो इसकी डेफिनेशन होती है, तो इसके बारे में वो ऐसे पूछ सकती है कि ये कंटीजेंट लायबिलिटी है कि नहीं है, और दूसरा पूछ सकते हैं कंटीजेंट एसेट
एसेट कैसे रिकॉर्ड होता है, कब रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते या कर भी सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में जो भी बातें हैं सारी इंडेक्स 37 में होंगी, ठीक है। तो इतना ओवरव्यू आई थिंक इतना बेस्ट रहेगा आपके लिए, और इससे ज़्यादा तो दिमाग में भी नहीं जाएगा और ऑब्वियसली आपको बोरिंग भी हो जाएगा, ठीक है, पढ़ना भी। और इंडेक्स 12 में इनकम टैक्स, इनका वो वहाँ पूछेंगे कि कितना कंपनी को टैक्स एक्सपेंस बुक करना चाहिए, करंट टैक्स कितना होगा, डेफर्ड टैक्स कितना होगा, डीटीएल आएगा, डीटीए आएगा, ऑप्शन ऐसे दिख जाएंगे आपको, डीटीए डीटीएल दिखेगा ना, तो इंडेक्स 12 के अंदर आपको वैसी कोई इलस्ट्रेशन दिख जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि भाई यहीं से क्वेश्चन बनाया है, बस आपको समझ के सॉल्व करना है, ठीक है। और इंडेक्स 21 फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसमें भी वो है कि एक तरह से फॉरेन, या तो होता है कि फॉरेन ऑपरेशन है आपका, कोई उसकी करेंसी ट्रांसलेशन करते हो, कोई डिफरेंस आता है आपका, एक्सचेंज डिफरेंस आता है, उसकी ट्रीटमेंट 21 में लिखा है। और कोई भी आपकी कोई फ्लक्चुएशन, आपकी कोई एसेट खरीदा, लोन लिया आपने कोई बाहर की करेंसी में, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट आएगा करेंसी पे, तो आपको समझ आ जाएगा जहाँ पे भी करेंसी इन्वॉल्व है ना, कोई और कंट्री की करेंसी आ रही है, तो इंडेक्स 21 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम, कौन सा नेक्स्ट हमारा डिस्क्लोजर वाला था, हाँ 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। इसमें उन्होंने सारे बताया कि रिलेटेड पार्टी कंपनी की कौन कौन हो सकती है, मतलब ऐसे बताया कि मेनली होता है कि कंट्रोल होगा, अगर कंट्रोल होगा तो आप रिलेटेड पार्टी कहलाए जाओगे, ठीक है। बट एसोसिएट, अगर एसोसिएट के साथ मतलब ऐसा होगा ना कि पेरेंट है नीचे एसोसिएट है, नीचे और एसोसिएट है, एसोसिएट एसोसिएट आपस में रिलेटेड है, बट एसोसिएट और पेरेंट नीचे वाली, जो नीचे वाली एसोसिएट है और जो पेरेंट है वो आपस में रिलेटेड नहीं होती। बट इसमें डेफिनेशन दी है, आपको फिर पता चल जाएगा कि वहाँ पूछेंगे कि आपको बताओ कि हाउ लाइक दे आर दे रिलेटेड पार्टी, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब इसके डायरेक्ट क्वेश्चन ये होते हैं, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको ढूंढ, बुक तो साथ में है ही है, तो आपको फटाफट मिल जाएगा। फिर चलते हैं इंडिया 33 ईपीएस के ऊपर। अर्निंग पर शेयर में मेन होता है बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस, दोनों। बेसिक तो बिल्कुल ही ईजी होती है, ठीक है। उसमें सिर्फ नंबर ऑफ शेयर, मतलब हमें पैट लेना होता है, वो मतलब पैट इन द सेंस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो उसके हिसाब से निकलती है। और डाइल्यूटेड में हमें लेना होता है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स लेने होते हैं, मतलब समझ लो हर कोई प्रेफरेंस शेयर है, तो उसमें लिखा है कि ये कन्वर्टेबल है, तो कन्वर्ट होकर कितने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा, तो हमें डाइल्यूटेड में उसका इफेक्ट भी लेना होता है, ठीक है। एंड बाकी प्रॉफिट ऑब्वियसली उसका बढ़ेगा, अगर प्रेफरेंस होगा कन्वर्ट, तो प्रेफरेंस के बाद में टैक्स पे करना पड़ता है ना हमें एक तरह से, तो प्रेफरेंस अगर हमें कम, मतलब एक तरह से कन्वर्ट कर देंगे हम, तो हमारा टैक्स एक्सपेंस बचेगा ना, तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और नीचे शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो बस ये दिमाग में रखना, कहीं भी ईपीएस या शेयर कैलकुलेशन का कुछ पूछा ना ऐसा कि ईपीएस निकालो डाइल्यूटेड या बेसिक ईपीएस, इसमें एमसीक्यू आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है ऑब्वियसली। तो इसके अंदर 33 के अंदर आना है यार, इतनी 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 वैरायटी दी है ना इसे नहीं इसके क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपको मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके बाहर पूछे ऐसे, ठीक है। फिर 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टिंग हमने पढ़ा रखा है इंटर के अंदर, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, सिंपली हमें सेगमेंट डिफाइन करने होते हैं कि कौन सा सेगमेंट हमें रिपोर्ट करना है। इसमें 3 होता है कि एक तो प्रॉफिट लॉस के हिसाब से देखना होता है, एक रेवेन्यू के हिसाब से देखना होता है, और अगर इनसे भी हमारा 75% का टोटल नहीं बैठ रहा है, टोटल एसेट्स का, एक्सटर्नल एसेट्स का, तो हमें उसका अलग से एक सेगमेंट ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो बस सेगमेंट रिपोर्टिंग में सेगमेंट्स हमें बताने होते हैं कौन से रिपोर्टिंग होनी है, जिनकी रिपोर्टिंग होनी है। ये हो गया हमारा ये वाला भी। अब आता है अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स काफी सबसे बड़ा चैप्टर ये होता है पूरे एफआर का, ठीक है। इसके अंदर ही सिंपली देखो क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन होगी। इसमें देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन या तो आएगा डेरिवेटिव के रिलेटेड, मतलब पूछेंगे कि इसमें डेरिवेटिव की क्या लायबिलिटीज आएगी, मतलब कैसे बुक होना चाहिए और मतलब कैसे रिमेयरमेंट होनी चाहिए डेरिवेटिव की, ठीक है। और एक हेजिंग का क्वेश्चन आएगा, कोई हेजिंग के रिलेटेड, तो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के मिलेगा आपको, ठीक है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट इतना इतना क्वेश्चन अगर आएंगे भी तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज अगर आपने एफआर नहीं पढ़ा पहले तो आपको ये चैप्टर को ओवरव्यू तो मतलब मैं अभी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव के बारे में लिखे, वैसे आपको पता चल जाएगा बिकॉज आई से ने ना देखो टॉपिक वाइज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर क्लैरिफाई कर रखा है, डेरिवेटिव्स, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, इक्विटी फाइनेंशियल लायबिलिटीज, बिकॉज इनकी डेफिनेशंस हैं, तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा। बिकॉज एग्जांपल तो काफी दे रखी हैं, इलस्ट्रेशंस भी काफी हैं, मतलब आपको अगर क्वेश्चन आए तो आप ढूंढ सकते हो, मतलब आपके अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो ढूंढ सकते हो, बिल्कुल ढूंढ सकते हो। बस हेज अकाउंटिंग देखो, मैं हेज अकाउंटिंग बोल रहा था ना, एंड उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, पूरे इसके बाकी अकाउंटिंग दिया है कि इसके अंदर कैसे आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज करना है, मतलब कंपनी ने जैसे कोई 8% डिबेंचर इशू किया, ठीक है, तो उसके अंदर कैसे लायबिलिटी उसकी रिकॉग्नाइज करेगी। उसमें फिर हो सकता है कि वो फाइनेंशियल मतलब एक तरह से लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो या फाइनेंशियल एसेट, बिकॉज जो एंटिटी पैसा डिबेंचर इशू कर रही है उसके लिए तो ये लायबिलिटी होगी ना, बिकॉज उसने पैसा रेज किया है डिबेंचर इशू करके, तो उसके लिए लायबिलिटी है, दूसरे बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट है। तो वहां पे ट्रीटमेंट का डिफरेंस आता है, बिकॉज इसके अंदर इलस्ट्रेशन बहुत सारी है। तो अगर क्वेश्चन आए तो आप ट्राई करना कि इसको स्किप कर दो, अगर आपने एफआर पहले नहीं पढ़ी है, इसकी केस स्टडी स्किप कर सकते हो, ठीक है, या इसको लास्ट के लिए रख लो, अगर बाकी क्वेश्चन आपको केस स्टडी के आते हैं, ठीक है, आईबीएस के लिए, तो बाकी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर सकते हो और इसका क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए रख लो, अगर आपको मतलब बिकॉज इसमें ढूंढने में टाइम लग सकता है। एक्सेप्शन है कि आपको तुक्का लग गया तो फटाफट मिल जाए तो मिल जाए, बट इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो भी ऐसे कोई डेरिवेटिव डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है, ऐसी कोई बात हो, उसने पूछा कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही आना आपको, ठीक है। अब चलते हैं उसके बाद मॉड्यूल 4 के अंदर, लास्ट मॉड्यूल हमारा बचा ये, ठीक है। उसके अंदर क्या है, पहला चैप्टर हमारा 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस। बिजनेस भी देखो, एक तो है जो हमारा चैप्टर 12 दिख रहा है आपको, एक हमारा चैप्टर 13, तो इसमें क्या हो, दोनों सिमिलर ही ऑलमोस्ट, ठीक है। चैप्टर 12 के अंदर क्या है, डे 1 की अकाउंटिंग है, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब जो पहले दिन पे बिजनेस कंबाइन हुए, कोई चाहे मर्जिंग हुई या कुछ किसी ने एक्वायर किया किसी को, चाहे मर्जर हुआ, ठीक है, तो 103 के अंदर उसकी काउंटिंग होती है, ठीक है। तो आपको क्लिक तो हो जाएगा इजीली कि उसे लिखा होगा कि आर एक्वायर्ड एक्स, ठीक है, पता चल जाएगा आपको 103 का क्वेश्चन है, बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल है, ठीक है। एमसीक्यू भी ऐसा ही आएगा और क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये 103 का है, या तो ये चैप्टर 13 के अंदर है इंडेक्स 110, ठीक है। तो आपको क्लिक हो जाएगा कि भाई कौन सा इंडेक्स है, ठीक है, इन दोनों में से किसी में होगा। तो आपको देखना है कि अगर उन्होंने पूछा है, समझ लो 1 अप्रैल 2020
23 को अगर बिजनेस कंबाइन हो रहे हैं, तो अगर उन्होंने पूछा ईयर एंड पे 31 मार्च 2024 को, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इन्होंने कंबाइन तो बिजनेस एक मतलब एक तरह से मर्ज तो बिजनेस 1 साल पहले हो चुका है, बट इन्होंने अकाउंटिंग पूछी है 1 ईयर एंड की। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा चैप्टर 13 के अंदर, बिकॉज चैप्टर 12 बात कर रहे हैं डे 1 की अकाउंट, डे 1 पे जो अकाउंटिंग करोगे, चैप्टर 13 बात कर रहे हैं जो ईयर एंड पे अकाउंटिंग होगी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिजनेसेस की जो बात हो रही है ना, बिजनेस कंबाइन हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एक्विजिशन हो रहा है, सब की बात यहाँ मिलेगी। बट ये भी बड़े चैप्टर्स हैं, तो आपको इसको लास्ट के लिए रखना चाहिए अगर आपने एफआर पहले नहीं पढ़ रखी। अदरवाइज इनके क्वेश्चंस इजी होते हैं बहुत, बट एडजस्टमेंट्स कुछ डिफिकल्ट होती हैं, बट इजीली मिल जाएंगे आपको अगर आप ढूंढोगे। बस इसको लास्ट में रखना, बिकॉज इसको आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, ठीक है। एक तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लास्ट के लिए रखना है, और एक 103 और ये चैप्टर 13 कंसोलिडेटेड, जिसको हम सीएफएस कहते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स 101, ये भी थोड़ा मतलब टेक्निकल इंडेक्स है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, मतलब इंडेक्स पहली बार लगा रहे हो, तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि वहां पे क्वेश्चन में लिखा होगा कि एंटिटी ने ऐसे ऐसे इंडेक्स इस पहली बार लगा रही है, तो एंटिटी को क्या ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये पता कैसा है, ये फ्रेमवर्क वाला चैप्टर पढ़ा था ना हमने, सेम टू सेम वैसा ही है। इसमें बैलेंस शीट बनानी होती है, वो मतलब हमें गलतियां देखनी होती है, क्या गलतियां हैं, बस वैसी एडजस्टमेंट्स ही होंगी, एडजस्टमेंट्स को हमें ध्यान में रखना है। बट इसको भी आपको अगर किसी और इंडेक्स में स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं लग रहा आपको है, तो इसके अंदर मिलेगा या फ्रेमवर्क के अंदर मिलेगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन चैप्टर थी। उसके बाद हमारे 2 थ्योरी चैप्टर थे जो नए ऐड हुए थे, ये तो आपको देख के समझ आ रहा है, तो ऑडिट वाला चैप्टर ही है, प्रोफेशनल एथिकल ड्यूटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने बस एथिक्स वाली बातें की है सारी, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या नहीं करना चाहिए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल कंपिटेंस का ध्यान रखना चाहिए, और प्रोफेशनल एथिक्स है ना जो ऑडिट में, उसका क्या क्या क्लॉजेस का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इन्होंने आगे बोला है अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, ठीक है। उसके बारे में इन्होंने बताया, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल देखो दो मेनली इसमें, मतलब एक तरह से आईटी रिलेटेड ईआईएस होता था ना हमारा इंटर, सीए इंटर के अंदर ईआईएस होता था, आईटीएस कह सकते हो आप, ठीक है। तो उसके रिलेटेड ये चैप्टर समझ लो, ठीक है। अकाउंटिंग एंड टर्मिनोलॉजी, इसमें बस प्रैक्टिकल क्लाउड कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी बातें की है इन्होंने बस। तो ये हो गया हमारा पूरा एफआर का इंडेक्स का ओवरव्यू खत्म, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, पूरा अवेलेबल है हम, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो अपना, मैं नीचे डाल दूंगा लिंक, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, ये हो गया एफआर का इंडेक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, ठीक है गाइस, बाय बाय।